नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु। आप देखेंगे कि यूपी पीआरटी के एग्जामिनेशन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। लोग टेट सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जब पीआरटी, जिसको आप सुपर टेट भी कहते हैं, उसकी बारी आती है तो हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती है कि हम पढ़ें क्या। और पीआरटी में सिलेबस का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूं कि अधिकांश केस में लोगों को सिलेबस ही पूरा नहीं पता रहता है कि हमें पढ़ना है क्या। लोग उसी भेड़ चाल की तरह टेट और सीटेट की तरह हाँकते रहते हैं, उसी तरह पढ़ाते रहते हैं और लोग पढ़ते रहते हैं, जिसका परिणाम 2019 में जो 6 जनवरी को परीक्षा हुई थी उसमें हम देखा गया। क्योंकि आयोग ने सिलेबस दिया था कि इस बीच में आ सकता है, लेकिन जब चीज़ें आनी शुरू हुई तो हिंदी के भी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई, रचनाएं चेंज हो गई। व्याकरण के बारे में पूरा स्पष्ट नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद भी अल्प महाप्राण चीज़ें आ गई, सर्वनाम से प्रश्न आ गए, बहुत ढेर सारी चीज़ें परिवर्तित हुई। तो पीआरटी मतलब संपूर्ण तैयारी। ये नहीं कि आप गए और आप कहे कि सर यही बस 10 चैप्टर पढ़ना है, बस हो गया, हमारा काम ख़त्म हो गया। नहीं, आयोग आपसे कुछ भी पूछ सकता है और आप आयोग के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आपने तो सिलेबस में ये दिया है और हम, क्योंकि वो सिलेबस के आधार पर उसमें कुछ ऐसा पेच जरूर लगा देते हैं कि आपको फिर वो फंसा देगा। तो आपको सीटेट टेट जो भी तैयारी करके आप आए हैं, उस तैयारी के आधार पर ही आपको अपने सुपर टेट की, जिसको आप पीआरटी कहते हैं, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो करनी कैसे है? टोटल 150 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। पहले ये एग्ज़ाम रिटन फॉर्म में होता था, लेकिन अब लास्ट बार से इसका स्वरूप बदल करके अब ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। समय भी आपका 2.5 घंटे का हो गया है, ठीक है। जहाँ तक पहले 3 घंटे का समय मिलता था, फिर उसको परिवर्तित किया जा रहा है, अब 2.5 घंटे का रखा जाएगा टेट की तरह ही। क्योंकि पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता था तो उसमें क्या लिखना रहता था, तो 3 घंटे की आवश्यकता थी, लेकिन अब 3 घंटे के पेपर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको टारगेट 2.5 घंटे पे ही रख के काम करेंगे। 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर इस पर निगेटिव मार्किंग होती तो कट ऑफ इसका क्या होता, थोड़ा सा कम रहता, लेकिन इसके बाद भी कम नहीं रहता। क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकांश केस में भी लोगों को लग रहा था कि कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन नहीं गया और कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। और रिज़ल्ट पेंडिंग में है, कानूनी प्रक्रिया के कारण रिज़ल्ट लेट हो रहा है। जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं वो अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो लोग अभी बीएड पास करके के टेट पास करके बैठे हुए हैं वो नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये दावा के साथ कहा जा सकता है कि जिस साल जो भी सरकार का अंतिम सत्र होता है, अगर आप मायावती जी की सरकार का सत्र देखेंगे तो वो भी अपने अंतिम सत्र में वैकेंसी निकाली, अखिलेश यादव जी के अंतिम सत्र देखेंगे उनके भी, और आपके योगी आदित्यनाथ जी का भी जो शासनकाल है उसका भी अंतिम सत्र चल रहा है, उसमें भी वैकेंसी के आने का 100% है। तो जो लोग ये र्यूमर फैलाएंगे वैकेंसी नहीं आएगी, तो इससे आप बाहर आ जाइए। हाँ, कुछ समय के लिए एक्सटेंड हो सकती है, 2 4 6 महीने वैकेंसी अभी नहीं आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है, जब तक सब कुछ सुव्यवस्थित ना हो जाए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगले महीना आ ही जाएगी अगर वैकेंसी, तो क्या आप एलिजिबल हैं? क्या आप तैयार हैं? तो आप अपने से जब इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा नहीं। तो जब तैयार नहीं तो वैकेंसी के इंतज़ार किस बात का? सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी को क्या करिए, पूर्ण करिए। भले ही 4 महीना बाद फॉर्म आए, या 6 महीने बाद फॉर्म आए, या 2 महीने बाद फॉर्म आए, कोई भी है, मैं निश्चित नहीं तौर पे कह सकता कि फॉर्म कब आएगा, लेकिन फॉर्म आएगा ज़रूर, और 6 महीने के अंदर ही आएगा। और अगर आपकी तैयारी नहीं रही संपूर्ण, तो ये मौका आप चूक जाएंगे। क्योंकि एक बार फॉर्म अगर आपका शिक्षक पात्रता का मिस होता है, तो ये मान के चलिए कि आपका 2 से 3 साल फिर क्या हो गया, लैप्स हो जाएगा। इसके बाद दोबारा वैकेंसी 2023 में आएगी, 2024 में आएगी, कब आएगी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं पुरानी वैकेंसियों का हाल,
अभी तक रिज़ल्ट फंसा है, ज्वाइनिंग लेते लेते 2 साल लग जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से ही तैयारी करनी है कि इस बार का चांस आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। टैट और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। टैट का स्वरूप सीमित है, उसमें 5 खंड अगर आप पढ़ के जाते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छे नंबर से क्वालिफाई। लेकिन यहाँ आपका स्वरूप, इसका दायरा, इसका आधार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा होता है तो आपके पढ़ने की क्षमताओं का भी क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इस वीडियो तक को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ें सभी इसमें डाल रखी है। इवन यही नहीं बताया है कि ये सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, इन सेक्शंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में क्या किया है, इसका वर्णन किया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है भाषा, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। अगर आप टैट की परीक्षा का देखेंगे तो संस्कृत या इंग्लिश में से आप एक ऑप्शन ले सकते थे, लेकिन अब ये आपका विकल्प खत्म हो जाता है। अब आपको संस्कृत भी तैयार करना है, इंग्लिश भी तैयार करना है। 10 मार्क्स का आपका क्या होता है, संस्कृत आता है, और 10 मार्क्स का आपका क्या आता है, इंग्लिश आता है, और 20 मार्क्स का आपका क्या आता है, हिंदी आता है। तो आप तैयार रखिएगा। 10 नंबर आपका, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम का, मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। जो लोग कन्फ्यूज़न में हो एकदम ध्यान से सुन लें। संस्कृत के 10 मार्क्स, इंग्लिश के 10 मार्क्स। हिंदी मीडियम वाले के लिए इंग्लिश कंपलसरी रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी संस्कृत कंपलसरी रहेगा। मतलब आपको हर हालत में ये तीनों सब्जेक्ट लैंग्वेज के पढ़ने ही पड़ेंगे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर की आपकी संस्कृत आएगी और 10 नंबर का आपका इंग्लिश आएगा। क्या क्या आएगा उसमें आप डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा सेक्शन आपका क्या आता है, साइंस आता है। और यह जो साइंस होगा आपका सामान्य ज्ञान के स्तर का साइंस रहेगा, हाई लेवल का नहीं रहेगा। क्लास 10th स्तर या क्लास 8th स्तर तक का साइंस रहता है, इससे ज़्यादा हाई लेवल का साइंस नहीं पूछा जाता है। और इंग्लिश में अगर कहा जाए तो एक तरह से अप्लाइड साइंस ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्या आएगा इन साइंस में उसका भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। बस आपको सेक्शन समझना है कि 150 क्वेश्चन बनते कैसे हैं। इसके बाद आपका मैथ्स आता है। अब टैट में क्या था कि हमारे लिए मैथ था कि चलो 30 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अब आपके मेरिट की बात आ जाती है। क्योंकि टैट का एग्जामिनेशन आप जब देते हैं तो केवल क्वालिफाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब पीआरटी का एग्जामिनेशन देते हैं तो आप मेरिट के बारे में सोचते हैं। और अगर आपकी मेरिट 100+ नहीं रहती है, 110 के अबव नहीं रहती है, तो फिर यहाँ पर आपको फाइट करने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए। भले ही आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है या तेज़ है या अच्छी है, आपको हर हालत में यहाँ पर 15 नंबर गेन करना ही करना है। और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसके लिए भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इससे आपका क्या आएंगे, 10 क्वेश्चन फिक्स हैं जो आप टैट में पढ़ के आते हैं। पर्यावरण, उसमें एक चीज़ और जुड़ जाता है, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, अगला है शिक्षण कौशल। ये आपके डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है जो आप लोग बीएड, बीटीसी, डाइट में पढ़ के आते हैं। मनोविज्ञान को वहीं से 10 क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान के। अगला बाल मनोविज्ञान के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। और आपका जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति 10 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन आपके ये हो गए। कुछ क्वेश्चन आपके सूचना तकनीकी के क्षेत्र में भी क्या होते हैं, ट्रांसफर। तो कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के मनोविज्ञान लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का दायरा क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, अब ये सूचना तकनीकी में का भी कुछ पोर्शन इसमें आ जाता है, कंप्यूटर का भी आता है, तो ये आगे पीछे होते रहते हैं 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, अगला है सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना। इसमें आपका क्या रहेगा, करंट अफेयर्स। अब देखिए करंट अफेयर्स की भूमिका यहाँ कितनी ज़्यादा हो गई। अगर आप लास्ट बार का पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग सारे करंट अफेयर्स, लगभग 20-22 क्वेश्चंस के आसपास क्या है, समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन आए हुए हैं।
बाकी आपका सामान्य अध्ययन से आया है, अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब आपके जीएस के जो 4 पिलर्स होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन दो एक एक करके आए हुए हैं। लेकिन मूल रूप से इनका फोकस किस पे रहा है? करंट अफेयर्स का रहा है। इसीलिए मैं रोज़ करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहा हूँ। प्रतिदिन का करंट अफेयर्स आप लोग उसको देखते रहिए। उसका पीडीएफ जो होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, डला रहता है। जो लोगों स्पष्ट न क्लियर दिखे तो आप जाकर के उस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से उसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगला है तार्किक ज्ञान। इसका मतलब क्या है? रीजनिंग, ठीक है। इसका सूचना तकनीकी में कुछ पोर्शन आपका मनोविज्ञान में चला जाता है। बाकी 4 क्वेश्चन के आसपास जो रहता है, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, जैसे लास्ट बार पूछा है कि रैम के बारे में पूछा है, स्पैम के बारे में पूछा है, तो जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे आते हैं। जीवन कौशल मैंने आपको बताया। तो कुल मिला करके ये जो दायरा तैयार होता है, कितने का तैयार होता है? 150 क्वेश्चन का 150 नंबर। और आपको इसी के आधार पर तैयारी करनी है। और आपको टारगेट क्या फिट करना है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी मिला करके आपको 30+ करना ही करना पड़ेगा हर हालत में। प्लस विज्ञान में आपको 5+ करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आपको 15+ करना ही करना है। पर्यावरण और ये मिला करके आपको 8+ करना ही करना है, 8 के आसपास। शिक्षण कौशल और ये सब मिला करके आपका 35 क्वेश्चन के आसपास रहता है। इसमें भी आपको 25+ के आसपास टारगेट करना है। फिर समसामयिक घटना और जीएस, ये भी इतना इजी रहता है कि अगर आप चाहें तो 30 में 30 पा सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आप 30 नहीं पा पाएंगे। तो अगर आप 25 भी टारगेट करते हैं तब भी आपका काम। रीजनिंग और कंप्यूटर के 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि इसमें से आपका 8+ तो आएगा ही आएगा, और बाकी चीज़ें आपको। तो अगर आप ये सारा क्राइटेरिया नोट डाउन कर लेंगे तो ये जाएगा लगभग 115-118 के आसपास, ठीक है। तो कट ऑफ हर साल बढ़ती ही जा रही है। 97 मिनिमम कट ऑफ रखी गई थी, जिस पे बड़ा विवाद चला, केस भी चल रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि इस बार जब एग्जामिनेशन होगा तो उसकी कट ऑफ इससे ज़्यादा जाना क्या है, तय है। और जब कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो आपकी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे यूपी के एग्जामिनेशन का सौभाग्य कहिए कि दुर्भाग्य कहिए, देखा गया है कि पेपर हम दे के ज़रूर आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उसमें 4 से 5-6 क्वेश्चन क्या होते हैं, 7 क्वेश्चन तक क्या हो जाते हैं, आंसर्स गलत हो जाते हैं। और इस परिस्थिति से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि आप हमेशा 7-8 क्वेश्चन का लीड लेकर चलें, और कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। क्यों? क्योंकि अगर आप केसेस करेंगे आयोग के सामने, 2018 का टैट पेंडिंग में है, 19 का टैट पेंडिंग में है, 17 का टैट पेंडिंग में है। अगर आप देखेंगे ये सब एग्जामिनेशन में 11-12 क्वेश्चन गलत हो गए थे और सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो आपके ये नहीं है कि आप आयोग से जा कर के कोर्ट के माध्यम से उसमें क्या जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शासन तंत्र है वो इतना मजबूत नहीं है। आप जानते ही हैं कि यहाँ पर न्याय मिलने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है सच्चाई कि अगर आज छात्र को इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है तो उसमें हमारी न्याय प्रणाली का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक, अब हम एक एक सेक्शंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है हिंदी और संस्कृत। अब ये आयोग द्वारा दिया गया सिलेबस है। अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, संधियां, वाक्यांशों के लिए लोकोक्ति, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, काल, कारक, वर्तनी, अनेकार्थी और भाषा एवं व्याकरण। लेकिन आप अगर इस आयोग द्वारा दिए हुए सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो आयोग ने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी। जैसे लास्ट बार इसने सिलेबस दिया, लेकिन उसने प्रश्न पूछा सर्वनाम से, उसने प्रश्न पूछा महाप्राण से, उसने पूछा चिदंबरा से रचना थी, उसने पूछा सरस्वती पत्रिका से। तो इसका मतलब उसने हिंदी साहित्य से जो कवि और उनकी रचनाएं होती हैं वहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं। इसका मतलब ये मान के चलिए कि जो यूपी टैट का सिलेबस है
पूरा का पूरा हिंदी में पूरा लागू रहेगा। आपको अलग से कुछ भी नहीं है कम करने की आवश्यकता है। जो आप यूपी टेट के लिए पढ़ के जाते हैं, सी टेट नहीं, यूपी टेट के लिए जो आप पूरा हिंदी का जो सिलेबस पढ़ के जाते हैं, जिसमें कवि, रचनाएं, पत्र, पत्रिकाएं, व्याकरण में वर्णमाला, इवन आपको मैं बताऊं विराम चिन्ह भी पूछा है उसने, योजक चिन्ह के बारे में उसने पूछा है। अगर आप जाके देखेंगे, मेरी बातों पे आप विश्वास रखिए, मैं पेपर पूरा डिटेल में अध्ययन करके आया तो उसने ये सब चीज़ें भी क्या की हैं, पूछी हुई हैं। तो आपको केवल इन्हीं जो आयोग द्वारा दिया गया सिलेबस है इसी पे नहीं ध्यान देना है, जो आपने टेट में पढ़ के आया है उसे भी आपको बहुत ध्यान से पूरा पढ़ करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपके साथ समस्याएं आएंगी। संस्कृत भी आप उठा के देखेंगे तो उसने देखिए ह्रस्व स्वर के बारे में पूछा है, लट लकार में पूछा है, मतलब जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी क्या है, पूछी हैं। वहाँ भी जितनी मुख्य मुख्य साहित्य हैं वो भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपको संस्कृत भी पढ़ करके जाना ही जाना है। बस यूपी के साथ एक चीज़ रहती है कि ये ग्रामर पर ज़्यादा फोकस्ड करता है चीज़ों को। अगर यही सी टेट का परीक्षा होता तो वो गद्यांश पद्यांश के माध्यम से व्याकरण को पूछता है, लेकिन यहाँ स्ट्रेटजी बदलनी है आपको। मैं कहा ना कि कुछ चीज़ें हमें बदल के चलनी है, कुछ चीज़ें हमको छोड़नी है। तो हम हिंदी के लिए पूरा यूपी टेट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसलिए ये बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि लास्ट बार का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो एक एक चीज़ क्या है पूछी गई है, चाहे वर्णमाला हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विराम चिन्ह हो, चाहे पत्र पत्रिकाएँ या कवि उनकी रचनाएँ हो। ये अभी प्रश्न आया। लोग लास्ट बार बहुत ही कन्फ्यूजन थे कि सर पत्र पत्रिका या कवियों या उनकी रचनाओं के बारे में नहीं पूछेगा, और लोग इसको ड्रॉप करके गए थे। और जब लगातार 3 प्रश्न आ गया एग्जामिनेशन में, तब लोगों को ये एहसास हुआ कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने अगर देख के गए होते तो ये 3 प्रश्न जो थे फ्री के जो नंबर थे हमको आसानी से मिल जाते। तो ध्यान रहेगा, हिंदी में आपको ये पूरा पढ़ना है। ये आयोग द्वारा दिया गया सिलेबस है, इसके अलावा आपको बाकी कुछ छोड़ना नहीं है। वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके लिए आप हमारे हिंदी के चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें 7 वीडियो अब तक जा चुके हैं। पूरी वर्णमाला जा रही है, फिर धीरे धीरे और बाकी सब्जेक्ट भी जाना शुरू हो जाएंगे। आपको पूरा कंप्लीट हिंदी वहाँ पर मिल जाएगी। अगला है इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आप जाएंगे तो आयोग द्वारा ही लिखा गया सिलेबस है। एग्जेक्टिव, एंटोनिम्स, क्लॉज, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, स्पॉट द एरर, सिनोनिम्स और वोकेबलरी। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसने नरेशन से भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पैसेज से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको इसके अलावा इन सब चीज़ों को भी देख के जाना है। अब आप इंग्लिश नहीं छोड़ सकते हैं। इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जब आएगा तो सिंटैक्स फॉलो करेगा, प्रीपोजिशंस कहेगा, इसमें बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, कौन सा कंजक्शन भरा जाएगा। ठीक है, आपको पूरे आर्टिकल्स पता होना चाहिए, ए एंड द का प्रयोग पता होना चाहिए कि कहाँ ए का, कहाँ एन का, कहाँ द का प्रयोग होता है। छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्पॉटिंग एरर्स में आपका क्या होता है, ब्लॉक करके दिया जाता है कौन सा उसमें और अगर एरर आपको फाइंड आउट करनी है, केवल कॉमन एरर की बात करें, स्पॉट एरर की बात करनी है, तब आपको पूरा नियम आपको क्या होने चाहिए, तैयार होने ग्रामर के। तो आपको पढ़ना सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। अभी से आप मेहनत करेंगे तो आसानी से इस स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, फॉलो। बहुत ईजी पेपर होता है, बशर्ते हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है। इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत, ये दोनों का मिला करके, संस्कृत का भी सेम ही यही सिलेबस फॉलो होता है, ठीक है। ये दोनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर के टोटल मार्क्स कितने आते हैं, 40 मार्क्स के आता है, जिसमें से आपका 20 नंबर हिंदी रहता है, 10 नंबर संस्कृत रहता है और 10 नंबर इंग्लिश रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि विज्ञान के बारे में देखेंगे कि विज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है, जिसमें पहला होगा दैनिक जीवन में विज्ञान। मतलब आपके डेली रूटीन में जो विज्ञान यूज़ होता है, जैसे एक बल्ब जल रहा है, अगर उसको 1 घंटे तक जला दिया है तो कितनी यूनिट उठेगी, ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि हैंडपम्प चलता है तो किस सिद्धांत पे वो काम करता है, या आपसे पूछा जाए कि जब हम लस्सी बनाते हैं तो वो किस सिद्धांत पे काम करती है। मतलब जितनी भी जनरल चीज़ें होती हैं, हम अगर बैठे हुए हैं और अचानक गाड़ी चल दे तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं, तो गति का कौन सा नियम काम करता है, ठीक है। इसके बाद गति बल, सारे बल इसमें आ जाएंगे, मात्रक आ जाएंगे, ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा। फिर प्रकाश आ जाएगा, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद ध्वनि आ जाएगा, ध्वनि की आपका आ जाएगा PSL वेव्स, ये सारी चीज़ें ध्वनि में आ जाएगी। जीवों की दुनिया, मतलब आपके जितने भी है, इसका मतलब जीव जंतु आपका क्या हो जाएगा, जूलॉजी का सेक्शन, बॉटनी का सेक्शन। मानव शरीर आ जाएगा, जिसमें हृदय की संरचना, रक्त का संरचना, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ये सब चीज़ें भी उसमें आनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएंगी। स्वास्थ्य, ठीक है ना, किस विटामिन से कौन सा लाभ होता है, विटामिन के की क्या भूमिका है, विटामिन बी का क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें। स्वच्छता और पोषण, बहुत इंपॉर्टेंट, टेट का आपका ये सब रहा ही है सब्जेक्ट में। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, आपकी जितनी भी एनर्जी होगी, जितना भी आपका तरंग ऊर्जा, आपकी जो थर्मल एनर्जी, बाकी जितना भी प्राकृतिक संसाधन होता है जीव से संबंधित, और आपका पूरा इसमें बहुत कुछ आपका दायरा क्या हो जाता है, आ जाता है। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, द्रव, ठोस, गैस, ये सारी अवस्थाएं, उनसे बनने वाले पदार्थ, उनकी क्या क्या विभिन्न स्थितियाँ होती हैं, कब किस में परिवर्तन होता है, ये सब विज्ञान में आएगा। बहुत आराम से आपको डिटेल में करना है। पेपर को लगाने से, पढ़ने से ज़्यादा है क्वेश्चन की सॉल्व करना। आपको सबसे ज़्यादा आपका क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आप जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की, प्रतिदिन 10-10 का एक एवरेज बना लीजिए कि प्रतिदिन आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका देखिएगा 100% सिलेक्शन के कगार पर आप पहुंच जाएंगे। ज़्यादा पढ़ने के डीप में कोशिश मत करिए, क्योंकि एकदम स्पष्ट लिखा है कि हमारा लेवल उस तरह का नहीं रहेगा। केवल सामान्य अध्ययन और पर्यावरण वो आपका क्लास 12 तक का लेवल रहेगा, बाकी आपका गणित का जो रहेगा वो हाई स्कूल तक का लेवल रहेगा, 12 का लेवल नहीं रहेगा। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कहता तो है क्लास 8 तक का, लेकिन ये 10th लेवल तक चला जाता है मैथ्स में। मैथ्स में आपको अंकीय क्षमता, ठीक है ना, सीरीज़ के क्वेश्चन आएंगे। गणितीय क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, स्थानीय मान निकालना, भिन्न का आपका हो जाएगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको लगाने का, ब्याज निकालना, इंटरेस्ट निकालना, ठीक है ना। ब्याज में आपका चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, ये सब आ जाएगा। लाभ हानि आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो अब इंटरकनेक्ट होकर के लग रहे हैं, मतलब प्रतिशत का क्वेश्चन रहेगा लेकिन लाभ हानि के मुँह पूछा जाएगा, लाभ हानि का प्रश्न रहेगा लेकिन प्रतिशत के आधार पर पूछा जाएगा। तो ये इंटरकनेक्ट आपको होना पड़ेगा। फिर गुणनखंड से क्वेश्चन आएंगे, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकाएँ, फिर है सामान्य ज्यामिति, आपका वृत्त का सबके फार्मूले, फिर सामान्य सांख्यिकी, मीन, मोड, मीडियम के बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मैथ का स्ट्रक्चर है, ठीक। इसके बाद है पर्यावरण / सामाजिक अध्ययन। इसमें आपका क्या होगा, पृथ्वी की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का घनत्व तो क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो पृथ्वी की अवस्थाएं होती हैं ये, और ये कोर की अवस्था होती है, ये क्रस्ट की अवस्था होती है, ये पूरा आपका मेंटल और मिड पार्ट होता है। फिर इसके विभाजन की रेखाएं, घनत्व तो कहाँ पे बढ़ता है, तापमान कहाँ पे अधिक होता है, सारा कुछ। नदियाँ होंगी, पूरा ऊपर से लेकर के होंगी आपका नीचे तक, फिर अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियों के बारे में, उनका उत्पत्ति स्थान, पर्वतों के बारे में सारा, किस राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, फिर महाद्वीप के बारे में, महासागर के बारे में, जीव के बारे में, प्राकृतिक संपदा, कहाँ पे आपका कोयला का उत्पादन अधिक है, कहाँ पर आपका गेहूं का उत्पादन अधिक है, सब कुछ इसमें ज्योग्राफी में आ जाएगा। अक्षांश और देशांतर और ग्लोब के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पे अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाओं पे स्थित देशों की संख्या, अक्षांश या देशांतर रेखाओं पे स्थित राज्य, अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे स्थित देश, ये सब भी पूछता है। सौरमंडल में आपके सारे ग्रह पूछेगा, उनके उपग्रह पूछेगा, उनकी संख्याएं पूछेगा। फिर भारतीय भूगोल में आप जाएंगे तो भारतीय भूगोल में आपका बहुत डिटेल में आएगा, जिसमें आपका भारत का भौतिक संरचना, फिर उससे संबंधित सारी चीज़ें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये हिस्ट्री का पोर्शन इसी के अंतर्गत आ जाएगा।
इसके बाद भारतीय समाज सुधार जितने आंदोलन हुए हैं 1885 के पहले, 1885 के बाद, वो सारे आंदोलन, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स रहे हैं सबके बारे में यहाँ पर। फिर भारतीय संविधान के बारे में, संविधान का गठन कब हुआ, उसकी संरचना कैसी हुई, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, कौन कौन सी प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपका हमारी शासन व्यवस्था में कैसे चलती है, 3 है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो पूरा। इसके बाद है यातायात एवं सड़क सुरक्षा, कौन कौन से NH है, कौन कौन सी हमारे यहाँ संसाधन यूज होते, सड़क द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, ठीक है, परिवहन। भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियाँ, जिसमें आपको सबसे पहले आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है, फिर बेरोजगारी का सिस्टम देखना है। इसके बाद आपका बैंकिंग सेक्टर आएगा, बैंकिंग में आपको सारे रेट्स देखने हैं, रिवर्स रेपो सारा कुछ। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। कौन सा मकबरा कहाँ बना हुआ है, किस कला पे है, गांधार शैली क्या है, मथुरा शैली क्या है, किसका निर्माण किसने कराया, आगरे का किला का निर्माण, ये सब टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। पर्यावरण संरक्षण में आएगा, जितने भी जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं वो इसमें पूछेगा, यहाँ भी पूछता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, ये भी पर्यावरण का विषय है और आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। और आजकल तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बहुत चर्चा में, उसको भी देख करके आपको जाना है। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला है शिक्षण की विधियां और कौशल, कौन कौन सी शिक्षण की विधियों का प्रयोग करना है, ठीक है ना, सारा विधियों के बारे में। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आप पढ़ के आ रहे हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये करंट से रिलेटेड भी टॉपिक रहता है और आपका ट्रेडिशन से जोड़ करके। समावेशी शिक्षा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है ना, नवीन प्रयास मतलब अगर करंट से रिलेटेड अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तब भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी आपको। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन कैसे होता है। आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। तो ये हमारा शिक्षण कौशल की विधियों में आपको क्या करना है, सारा पढ़ना है शिक्षण कौशल में। बाल मनोविज्ञान अगली सीरीज में, तो इस पहला होगा व्यक्तिक विभिन्नता, उसको देखना है। फिर है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन, ठीक। सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा, शिक्षण में इनकी व्यवहारिकता, उपयोगिता एवं प्रयोग, ये पूरा एक टॉपिक है। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था शामिल करना, ये आपका बाल मनोविज्ञान के मुख्य मुख्य टॉपिक आपको पूरे रिवाइज करके जाने हैं। अब आता है आपका सामान्य ज्ञान और करंट का। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, देखिए करंट आ गया कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं व संबंधित घटनाएं जो हमारे देश में होती रहती हैं। स्थान, अगर पास्ट का कोई स्थान है, कोई मंदिर, कोई मस्जिद या नवीनता में कोई स्थान चर्चा में, वो भी। व्यक्तित्व, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी, जिसका लगातार मैं करंट में पढ़ाता रहता हूँ। अगला है रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी हैं, चाहे वो नवीन हो चाहे पुरानी हो। फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार किसको किसको मिला, खेलकूद से संबंधित और सांस्कृतिक व कला से संबंधित। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए ये पूरा 30 नंबर कवर करता है। अगर आपकी करंट पे अच्छी से कमांड रहे तो ये 30 में 25 नंबर लाना आपके लिए कठिन नहीं है। अगला आता है रीजनिंग, ये 5 नंबर का आता है, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम इसको छोड़ तो सकते नहीं हैं, आसान होता है। एनालॉगी करते हैं, फिर एसेशन एंड रीजनिंग का जो आता है क्वेश्चन, कारण कथन कारण, ठीक है ना। इसके बाद है बाइनरी लॉजिक, क्लॉक एंड कैलेंडर कोड एक्टिविटीज़, कोडिंग डिकोडिंग करना, आपको पता है कि उसका कोड चेंज किया जाता है। क्रिटिकल रीजनिंग, डाइस और क्यूब, पजल, सिंबल, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, ग्रुप एंड सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चन और लेटर सीरीज वाले क्वेश्चन, जिसका चेंज हो जाते हैं। बहुत इजी, अगर एक बार बैठ जाएंगे तो 10-12 टॉपिक हैं और आप सारे तैयार कर लेते हैं तो 5 में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। बस यहाँ पर सॉल्व करते समय पेपर को आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वह चीज़ नहीं टच करनी है जो एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
इसके बाद सूचना और तकनीकी आता है। सूचना और तकनीकी में क्या रहता है, शिक्षण कौशल। मैंने कहा ना कि कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते हैं और कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है मनोविज्ञान के भी। कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना, तकनीकी कंप्यूटर, ये आ गया आपका इंटरनेट, स्मार्टफोन, IER, शिक्षण में उपयोगी ऐप, कौन कौन से नए पुराने में ऐपों के बारे में, डिजिटल के बारे में पता होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन क्या होता है, शिक्षण सामग्री के उपयोग की पूरी जानकारी, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले, आपको जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको चलाना आना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। अगला है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये लास्ट टॉपिक है 10 नंबर का। इसके बाद ये इसमें क्या आता है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, ठीक है। अगला है प्रेरणा, तीसरा है शिक्षण की भूमिका, फिर है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार की व्यवस्था। ये इतना विशाल सा सिलेबस आपका PRT का, जिसको मैंने आपको एक एक टॉपिक को क्या किया, अलग अलग करके पूरा एक्सप्लेन किया है। अब आपको इसको एकदम एक नोटबुक पे लिख लेना है पूरा क्लियर कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और जब भी उस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करेंगे तो ये टॉपिक्स आपके सामने होने चाहिए। जब भी आप पढ़ें एक भी टॉपिक इसमें छूटना नहीं चाहिए, और उन टॉपिक के आधार पर ही आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को तैयार करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका 100+ मार्क्स आए। और लाना कोई कठिन नहीं है, अगर आप ज़रा सा थोड़ा सा मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में तो आपके नंबर आना तय है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकांश केस में क्या रहता है कि लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि हमें पढ़ना क्या है। जो मैं आपको बता दिया हूँ, क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या सिलेबस डिज़ाइन हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपका लगभग 40% काम क्या है, पूरा हो चुका है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अगर गोरखपुर से लखनऊ जाना है और मुझसे कह दे कि आप ऐसे ही चले जाओ, लेकिन मुझसे कोई कहे कि नहीं यहाँ से हाईवे पकड़िए और ऐसे सीधे जाइए, वहाँ से लेफ्ट हो जाइए, वहाँ से राइट हो जाइए, तुरंत आप पहुँच जाएंगे, तो मैं जल्दी से कम समय में और बहुत तेज़ गति से वहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्शन क्या है, क्लियर है। लेकिन अगर मेरा डायरेक्शन ना क्लियर रहे, मेरे पास बहुत अथाह क्षमता रहे, मेरे पास गाड़ी भी बहुत बढ़िया रहे, स्पीड भी बहुत अच्छी रहे, तमाम तरह के साजो सामान मेरे पास है, लेकिन अगर रास्ता क्लियर नहीं है तो मुझे जाने में वहाँ पे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैसे लगी आपकी क्लास आज की आपको, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम में आने वाली हैं। क्योंकि आपका अगर टारगेट क्लियर होता है तो आप उसकी तैयारी भी एकदम उसी तरह करते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने केवल सिलेबस को बहुत ढंग से समझ लिया, तो उनके पढ़ने में समय भी क्या लगने लगा, कम लगने लगा, और उन्होंने अधिक मेहनत करके उसके ऊपर अधिक आउटपुट क्या है, प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए क्लास में नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ। ठीक है, मैं आपका विवेक कुमार त्रिपाठी, हमारा प्रत्युष लर्निंग सेंटर, जिसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कि रियल सिलेबस लोगों तक पहुंच सके कि वाकई में PRT की तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।